नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज आपको रूबरू कराएंगे एक और शख्सियत के साथ, एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिसने छात्र जीवन में ही ठान लिया था वो ताउम्र इनकलाबी मुहिम के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे, जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, बेहतरीन डिग्रियां की, लेकिन वो इनकलाब की राह पर चल पड़े, जिन्होंने छात्र आंदोलन को संगठित करने में अहम भूमिका अदा की, इमरजेंसी आपातकाल के दौरान जेल में रहे और ताउम्र मजदूरों को, किसानों को, कर्मचारियों को संगठित किया। एक ऐसे व्यक्ति जो आपको कहीं धरने पर मिलेंगे, भूख हड़ताल पर मिलेंगे, जब भी किसी महिला के साथ उत्पीड़न होगा उसको न्याय दिलाने की लड़ाई में आगे खड़े मिलेंगे। किसानों और मजदूरों के एक हमदर्द, एक रहनुमा हमारे बीच आज मौजूद हैं कामरेड इंद्रजीत सिंह, जो आज अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेतृत्व का हिस्सा हैं। उनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर और उनसे जानेंगे आज की वर्तमान हालात में कुछ जरूरी सवालों पर उनकी बेबाक राय। कामरेड इंद्रजीत वैज्ञानिक सोच के धनी हैं और एक सच्ची, साफ सुथरी, बेलाग बातचीत रखते हैं। नमस्कार कामरेड जी। नमस्कार, धन्यवाद और सभी दर्शक साथियों को भी बहुत बहुत नमस्कार। कामरेड जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि आज जो मौजूदा किसान आंदोलन चला हुआ पूरे न सिर्फ हरियाणा भर में, पंजाब में या पूरी हिंदी भाषी क्षेत्र या पूरे देश में, और इसके साथ साथ पिछले दिनों से जो मजदूरों के आंदोलन भी हैं, जो पूरी औद्योगिक पट्टी में, मानेसर, गुड़गांवा, पानीपत, दिल्ली से सटे इलाकों में आज पूरे भारत के भूमंडल पर किसान और मजदूरों के छोटे बड़े और बड़े व्यापक क्षेत्र के जन आंदोलन चले हुए हैं। उनका एक, उनकी प्रकृति, उनका स्वरूप और उनके पीछे उनकी जो चालक शक्ति है या उनकी ठीक ठीक मांगे क्या है, इस पर एक संक्षिप्त रोशनी डालें ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। पहले एक बार कृषि को ले लेते हैं, उसके बाद फिर श्रमिक आंदोलन पे बात करेंगे। असल में जो किसानों का आंदोलन है वो इस बात का परिणाम है कि कृषि संकट लगातार गहरा रहा है और अब उसके गहराने के मुख्य कारण ये है कि हमारे देश में जो कारपोरेट शासन है उसकी नीतियां कृषि और किसान विरोधी हैं और वो एक के बाद एक जो कदम उठा रही है उससे किसानों की जो आय है वो घट रही है और किसानों के खर्चे बढ़ रहे हैं। जो उत्पादन करने का, जिसको इनपुट कॉस्ट कहते हैं, वो बढ़ रहा है। ये एक आम मतलब परिस्थिति बनी हुई है जिसमें किसानों के सामने इन नीतियों को और इन कदमों को वापस करवाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और जो 3 कृषि कानून 2021-22 के अंदर 20-21 के अंदर जो बनाए गए थे, लागू किए गए थे, उसके खिलाफ भी वो ऐतिहासिक आंदोलन इसीलिए हुआ था। लेकिन वो तो एक प्रतीक मात्र समझो, उसके बाद बहुत सारी ऐसी रणनीतियां घड़ी जा रही है जो ड्राफ्ट के रूप में या प्रस्ताव के रूप में इस सरकार के सामने मौजूद है, जो कि कृषि को और भी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में ले आएगा। और क्योंकि ये कृषि हमारा प्राथमिकता का क्षेत्र है हिंदुस्तान का, तो इसकी इस तरह से उपेक्षा होगी अगर, तो निश्चित तौर पर ये जिस तरीके के विश्व गुरु बनने की बातें कह रहे हैं और जो भी ऐसी आत्म प्रशंसा हाँक रहे हैं, वो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और कितने ही भी जीडीपी के ये दावे चाहे करते रहो, कुल मिलाकर जो गैर बराबरी है वो और ज्यादा बढ़ेगी, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी कृषि के संकट के गहराने से। तो इसका अब आप एक उदाहरण ले तो अभी हाल में जो इन्होंने समझौता किया अमेरिका के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो भारत अमेरिका व्यापार समझौते के रूप में जाना जाता है, कल ही शायद वो बातचीत करके वापस लौटे हैं, लेकिन उसका जो प्रारूप है वो जनता के सामने कुछ महीने पहले आ चुका और उसमें बहुत ही मतलब आपत्तिजनक और बहुत ही शर्मनाक समर्पण जो है वो किया गया है भारत की तरफ से।
वो ज्यादातर चीजें ही अमेरिका के पक्ष में है उसमें, और भारत को अमेरिका से जबरदस्ती $500 बिलियन का आयात करना पड़ेगा। और हम जो शुल्क लगाते थे, आयात शुल्क, अमेरिका के उत्पाद जो आते थे भारत में, वो तो जीरो करवा लिया उन्होंने, अब वो नहीं लगा सकता भारत। और हम जो अपना निर्यात करेंगे अमेरिका में, उस पे 18% शुल्क लगेगा। तो ये निश्चित बात है कि ये पूरी तरह ही घाटे का सौदा है और किसान और कृषि की कमर तोड़ने का काम करेगा ये। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ ये पिछले दिनों इन्होंने कृषि विपणन मंडी का एक प्रारूप जारी किया था, पिछले साल नवंबर के अंदर, वो भी एक तरह से जो 3 काले कानून रद्द हुए थे उन्हीं को पिछले दरवाजे से दोबारा लाने जैसी एक चीज है। उसके अंदर प्राइवेट मंडियां स्थापित करना और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य वगैरह जो भी है इससे पीछा छुड़वाना, ये उसके हिस्से है। और यहाँ पर भी ये जो इन्होंने मंडी के अंदर अनाज खरीदने के जो नए दिशा निर्देश जारी किए हरियाणा सरकार ने, जिसके अंदर ये फोटो खींचेंगे, वो खींचेंगे, अंगूठा लगाएंगे, बायोमेट्रिक, ये उसी का हिस्सा है। आहिस्ता आहिस्ता ये करके और जो सरकारी खरीद है उसके से भी निजात पाना चाहते हैं। और उसके बिना आपका जो जिसको हम राशन प्रणाली कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी नहीं चल पाएगा, तो उसको भी वो हटाना चाहते हैं। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य और बीपीएल जो है, दोनों ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अमेरिका सरकार और WTO भी आपत्ति करते थे, क्योंकि उनको ये लगता है जब तक ये चलेगा तो उनका माल भारत में बिक नहीं पाएगा, ये गारंटी अगर इनको मिलती रहेगी तो। ये एक बैकग्राउंड जी, जो आपकी बातचीत के अंदर से सूत्र निकल कर है और दूसरे आपके मंचों से भी कहा जाता है, जो अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या विश्व की वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके दबाव में जो भारत में कृषि नीति लागू की जा रही है, या एक प्रकार के ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय कारपोरेट्स को खेती या जो किसानों की जमीनें हैं वो उपलब्ध करवा रही है सरकारें। एक आरोप लगातार आया है निकल कर। इसको थोड़ा यूं समझना चाहिए, जैसे आम किसान तो कारपोरेट को उस ढंग से नहीं समझता, एक मोटी बात वाडाणी जी के सेलो आगे और अपनी मंडी बंद हो जाएगी। इसको थोड़ा खुल कर ये बताओ कि जो कारपोरेट हाउस अमीर घराने वो किस ढंग से किसानों की कमर तोड़ रहे हैं, वो मैकेनिज्म और मेथड क्या है और उसके क्या असर अभी दिख रहे हैं? जो बड़ा पूंजीपति कंपनी है उसको कारपोरेट कहते हैं। अब तो लोग समझने भी लग गए, क्योंकि पिछली बार जो आंदोलन हुआ था 13 महीने का, उसमें जब आप जैसे पत्रकार उनसे पूछते थे कि किसकी सरकार है, तो कारपोरेट की बताते थे। तो अब तो अडानी को कारपोरेट कहते हैं, वो इस बात को समझते हैं। और ये वो कारपोरेट है जो एक तरह से साम्राज्यवाद के साथ मिला हुआ है या उसके साथ अपना भविष्य देखता है, जूनियर पार्टनर, जूनियर कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इस बिंदु के ऊपर जाके हम ये कह सकते हैं भारत की जो जनता और यहाँ के जो किसान मजदूर हैं उनके हित, और दूसरी तरफ जो है ये कारपोरेट सेक्टर और साम्राज्यवाद, उनके हित आपस में टकराने लगे हैं। और इस बिंदु के ऊपर जो भारत की सरकार है, ये मतलब कारपोरेट और साम्राज्यवाद के गठजोड़ के साथ खड़ी है, हम ये कह सकते हैं इसको। दूसरा, इसके अंदर एक बात और है कि जो कच्चा माल है, कच्चे माल और पक्के माल की जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। यानी चाहे वो गन्ना है जिससे चीनी बनती है, चाहे वो सरसों है जिससे तेल निकलता है, चाहे वो कपास है जिससे कपड़ा बनता है, चाहे चना है जिससे दाल बनती है, आप इसमें देखने लगेंगे तो जो पैदा करने वाला है उसको वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और वही चीज जब पक्का माल होके वो खुद उन्हीं को उपलब्ध करवाती है जो उपभोक्ता के रूप में खरीदार भी है, तो उसका कई गुना ज्यादा मुनाफा वो उसमें से कमा रहा है। ये एक बहुत बड़ी लूट का तरीका है उनका। मतलब तो दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो ये कारपोरेट सेक्टर है, ये मजदूर भी वास्तव में उसी के शोषण का शिकार है, और उसको भी वो। इसमें एक छोटा सवाल है कामड़ जी, जो भूमि का सवाल है, आपने इस ढंग से नहीं लगता कि जैसे सरकारी जो नीतियां उनकी दिशा ये है कि किसान के पास खेती के लायक जमीन नहीं ना बचा, वो किसी ढंग से कंपनियों को या बड़े बड़े अमीर घरानों को दे रहे हैं लगातार,
ये कितनी सच्चाई है जी? जो नहीं लोग मतलब चर्चा में- इसमें तो सारी सच्चाई है। वो न केवल उनको दे रहे हैं तमाम तरह की जमीनें, लेकिन जहां उनका प्रतिरोध भी है आदिवासी और इस तरह के इलाकों में जहां हजार एकड़ उनके प्रोजेक्टों को वो दे रहे हैं, वहां पर उस प्रतिरोध को दबाने का भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो कृषि बिल्कुल ही उनके लिए अपने क्या आग्रह के भाई इसमें पड़ता नहीं खाता, अगर वो पड़ता नहीं खाएगा तो जाहिर है कि वो जमीनें जो है उनसे वो छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। लेकिन आज के दिन उसकी कोशिश ये है कि वो जाएगा तो जाएगा कहाँ, क्योंकि रोजगार तो है ही नहीं वैसे भी हमारी अर्थव्यवस्था में जिस तरीके का संकट है। तो मतलब कृषि के अंदर कुल मिला के कारपोरेट देशी और विदेशी दोनों कारपोरेटों का जो प्रवेश है उसको सुगम बनाने का काम कर रही है ये सरकार। अच्छा, तो इसका आप साधारण शब्दों में यूं समझ सकते हैं कि ये लगातार किसानों को दी जाने वाली सब्सिडियां कम कर रही हैं, मंडियां सरकारी खत्म करने की दिशा में, और किसानों के लिए जो जिस भी बजट में लाभकारी चीजें उन पर कटौती है, लागत खर्चे बढ़ा रहे हैं और लाभकारी दाम दिए नहीं जा रहे। नहीं, जब सब्सिडी घटेगी तो आज की कृषि पहले वाली थोड़ी है कि दाने फेंक दिए और उग के आ गए और काट के घर ले आए आप। अब वाली कृषि तो इसके अंदर पूंजी निवेश करना आवश्यक है, और वो पूंजी निवेश करने का जो सवाल है वहां पर सब्सिडियों का मैटर आता है। ये वास्तव में सब्सिडी नहीं है, ये तो जिम्मेदारी है सरकार की जो कृषि क्षेत्र को खड़ा रखने के लिए तो पूरे देश के लिए वो उत्पादन कर रहा है, देश का पेट भरने का काम कर रहा है। तो इसमें अब वो ये ऑडिटेड तरीके से खाद के मूल्य बढ़ा देंगे। अभी कह रहे हैं बिजली जो है वो किसानों के लिए एक अलग कारपोरेशन हरियाणा में बना दिया, ऐसा वो बोल रहे। और उसमें क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो उस कारपोरेशन के माध्यम से दिवालिया घोषित करके और वो किसान को जो कृषि उपलब्ध करवा रहे हैं वो भी उसकी बंद हो जाएगी। तो ये बात बात के तरीके हैं उनके, जिससे कृषि की जो लागत मूल्य है वो बढ़ता चला जाएगा, और उसके जो लागत मूल्य के और उसके जो आय जो होती है उससे उन दोनों के बीच का जो समीकरण है वो बिगड़ जाएगा। इस प्रक्रिया का एक अंतिम परिणाम तो इस तरह नहीं होगा जी, जो छोटा किसान है वो कर्ज के चंगुल और दलदल में चलता चला जाएगा। अब किसान बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कर्जे के अंदर जा रहा है। ये अलग बात है कि कई बार किसान जो है वो अपना कर्जा बताते हुए शर्माता भी है, संकोच भी करता है, लेकिन ये निश्चित रूप से आज से नहीं है। ये जो आत्महत्याएं भी हो रही हैं ये इसी वजह से हो रही हैं कि किसान की लागत ज्यादा है, आय उसकी नहीं हो रही है। तो कर्जे चाहे वो बैंक से लेगा, ये प्राइवेट आड़ती से या दूसरे सूदखोरों से लेगा मतलब, और वो उसके अंदर दबके रह जाएगा। इसलिए पूरे देश के अंदर काफी बड़ा कर्जे की मात्रा किसानों के ऊपर है, और ये सरकार कर्जा मुक्ति करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कारपोरेट के लिए वो कितने ही कर्जे माफ कर देती है।